नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो मुद्दों को लेकर आया हूं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से स्टाफ साइड की मीटिंग हो सकती है और उस मीटिंग में किस तरीके के मुद्दे उठाए जाएंगे उसके बारे में एक लेटर सामने आया है, जिसको लेकर के आज के इस वीडियो में जानकारी दूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ 568 सर्कुलर का जो एरियर मिलना था वो हमें एक्स वाई जेड के ग्रुप के हिसाब से मिलना था या एक्स और वाई के हिसाब से ही मिलना था। बैंक का एक लेटर सामने आया है, उस लेटर के साथ कई और दस्तावेज भी आपको दिखा के समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, क्या सर्कुलर 568 का एरियर पे ग्रुप जेड के हिसाब से मिला? बैंक का आया है जवाब। जी हां, क्या आपको भी सर्कुलर 568 का जो एरियर है वो जेड ग्रुप के हिसाब से मिला? क्या जेड ग्रुप के हिसाब से मिलना चाहिए था या एक्स या वाई ग्रुप के हिसाब से मिलना चाहिए था? चलिए, मैं एक लेटर आया सामने बैंक का, उसको दिखाऊंगा और साथ ही साथ कई सारे सर्कुलर्स हैं, उसको दिखा के समझाता हूं कि किस तरीके से हमें गलत एरियर मिला है। चलिए देखते हैं दोस्तों। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशनर को ये एक जवाब दिया है, जब पेंशनर ने ये सवाल किया कि मुझे जो आपने 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान किया है वो गलत किया है, क्योंकि मैं जो है वाई ग्रुप में आता हूं, आपने मुझे जेड ग्रुप के हिसाब से भुगतान कर दिया। तो उनके उस सवाल का ये जवाब दिया गया है, एसबीआई के सीपीपीसी द्वारा आपकी शिकायत की अपील के संदर्भ में लेख है कि पीसीडीए परिपत्र संख्या 568 के अनुसार सिपाही ग्रुप ई की पेंशन जिससे कि आप सेवानिवृत्त हुए हैं दिनांक 1 जनवरी 2006 से 4,940 है एवं आपके द्वारा दर्शाई गई पेंशन 5,125 सिपाही ग्रुप बी से डी को दिया है। इस संबंध में आपसे मोबाइल नंबर फलाना फलाना पर संपर्क हुआ एवं संबंधित जानकारी प्रदान की जा चुकी है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह जवाब दिया है, जबकि यहां पर सीपीपीसी द्वारा बोला जा रहा है ग्रुप ई के बारे में और ग्रुप बी से लेके डी के बारे में। तो 568 के सर्कुलर का जो टेबल है वो किन किन ग्रुप को लेकर के जारी हुआ था, पहले वो वाला टेबल देखते हैं। अब दोस्तों, ये रहा पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 568, 13 अक्टूबर 2016 का है ये सर्कुलर। अब इस सर्कुलर में जो टेबल्स जारी किए गए हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलग अलग टेबल्स हैं, उन टेबल्स में कौन से ग्रुप इंक्लूड किए गए हैं ये रहे। मैं आपको इसको लैंडस्केप करता हूं। देखिए, इस टेबल में प्री 1973 है, यानी कि 1973 से पहले के रिटायरीज के लिए ए ग्रुप, बी से लेके एफ एंड गनर जीडी, उसके बाद जी से लेके एच, अलग अलग टेबल हैं। उसके बाद 1973 से लेकर 1996 तक के लिए ये देखिए बी से डी है और ई ग्रुप है। लेकिन अक्टूबर 1997 से ये देखिए एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, जेड ग्रुप है। लेकिन दोस्तों, ये जो एरियर दिया गया है वो 1 जनवरी 2006 के बाद का पीरियड का एरियर है, जबकि उस समय में जितने भी ग्रुप्स हैं वो एक्स और वाई में मर्ज हो चुके हैं। तो ये जो जेड ग्रुप वाला कॉलम है, ये जेड ग्रुप वाला कॉलम ही 568 सर्कुलर का एरियर भुगतान में गलत है। चलिए, मैं आपको अभी 397 सर्कुलर दिखाता हूं, उसके बाद ओआरओपी 1 का सर्कुलर दिखाऊंगा, जिसमें क्लियर है कि 1 जनवरी 2006 से केवल एक्स और वाई ग्रुप ही हैं। अब पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 397 है, ये 18 नवंबर 2008 का सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर का अंतिम पेज में मैं आपको ले जाके दिखाता हूं कि आखिर ग्रुप्स किस तरीके से मर्ज हुए हैं। सिर्फ ये ही नहीं दोस्तों, आगे आपको ओआरओपी का भी सर्कुलर दिखाऊंगा। ये देखिए, इक्विवेलेंस ऑफ ग्रुप इन व्हिच पेड, ये देखिए यहां पर प्री 2006 के जितने भी 1 जनवरी 2006 से पहले जितने भी ये सारे ग्रुप थे वो ग्रुप अभी इधर बन गए हैं पोस्ट 2006 में, या तो एक्स या तो वाई, जेड ग्रुप तो है ही नहीं यहाँ पर। अब इसके अलावा भी मैं ओआरओपी 1 का आपको सर्कुलर दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, सर्कुलर नंबर 555, 4 फरवरी 2016, यानी कि ओआरओपी 1 का सर्कुलर। अब इस सर्कुलर के पैराग्राफ नंबर 9 में लिखा हुआ है, पैराग्राफ नंबर 9 में वही ग्रुप चेंज वाला पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और आगे आपको ग्रुप का दिखाऊंगा। ये देखिए, इक्विवेलेंट रैंक ऑफ द 3 फोर्सेस, यानी कि ये जो ग्रुप्स जो मर्ज किए गए हैं वो रैंक वगैरह सब कुछ यहाँ पर अपेंडिक्स जेड में है। चलिए, मैं अपेंडिक्स जेड अभी दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों सर्कुलर 555 का अपेंडिक्स जेड। ये देखिए, आर्मी के ग्रुप्स कहां मर्ज हुए हैं, AAXX, ये सारे मर्ज हो गए हैं एक्स में। ये देखिए, अभी कुछ और ग्रुप रहेगा ही नहीं। और वाई वाले जितने भी ये थे, ये सारे के सारे वाई में मर्ज हो गए। और ये कब से है, 1 जनवरी 2006 ऑनवर्ड से एक्स और वाई ग्रुप ही रह जाते हैं। ये क्लियरली सर्कुलर नंबर 555 में भी लिखा हुआ है दोस्तों। और एयरफोर्स के देखिए
एयरफोर्स के भी 1 और X को X कर दिया गया, बाकी जितने भी ग्रुप हैं वो Y हो गए। नेवी के भी उसी तरीके से A और X को X किया गया, बाकी बचे हुए ग्रुप सारे के सारे Y हो चुके हैं। और ये कब से लागू है? 1 जनवरी 2006 से। और 568 सर्कुलर का एरियर हमें कब से लागू है? वो भी 1 जनवरी 2006 से। तो आप सबने देखा दोस्तों, कहीं ना कहीं ग्रुप्स मर्ज हो चुके हैं, और ग्रुप्स मर्ज होने के बाद जिस एरियर का भुगतान हुआ है, और वो भी पीरियड तब से जब से ग्रुप मर्ज हो चुके हैं, यानी कि 1 जनवरी 2006 से। तो कहीं ना कहीं या तो X या तो Y ग्रुप का पेंशनर को भुगतान होना चाहिए, ना कि Z ग्रुप या B ग्रुप या E ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री जी से JCM की मुलाकात अहम मुद्दों को लेकर के। जी हां, JCM जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का जो डेलीगेशन है, जो स्टाफ साइड यानी कि जो हमारा एम्प्लॉइज के जो ऑर्गेनाइजेशन है या पेंशनर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी से हो सकती है, होने की संभावनाएं हैं। एक लेटर सामने आया है, वो आगे लेटर दिखाता हूं, लेकिन किन मुद्दों को लेकर के होगी मुलाकात वो पहले समझा दूं। सबसे पहला मुद्दा दोस्तों, 12 लाख खाली पदों को पूरा किया जाए। ये मांग माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी जा चुकी है, और उन्हीं मांगों को लेकर के दोस्तों मुलाकात संभव है। जी हां, बड़ी खबर है ये। चलिए, एनपीएस को हटाया जाए और ओपीएस लागू किया जाए, दूसरा मुद्दा। तीसरा, 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग ड्यू है, तो उसका गठन जल्दी से किया जाए। 18 महीने का डीए एरियर का भुगतान किया जाए। जी हां, 18 महीने का डीए एरियर सुनते ही आप भी सोचते होंगे कि नहीं मिलने वाला, लेकिन अभी भी मांग जारी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी से अगर मुलाकात होती है तो 18 महीने का डीएडीआर का जो एरियर का मुद्दा है वो भी डिस्कस किया जाएगा। लेटर में लिखा हुआ है, वो भी समझाऊंगा। चलिए अगला, नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा सबको दिया जाए। आगे लेटर देख के समझेंगे। कम्यूटेशन के अवधि को 15 साल से 12 साल किया जाए। जी हां, इस मुद्दे के ऊपर ऑलरेडी जो पेंशन मिनिस्ट्री है, पेंशन मंत्रालय है, वहां भी पत्राचार हुआ है, और अभी जो लेटर सामने आया है वहां पर भी इस मुद्दे को रखा गया है। बड़ा मुद्दा है दोस्तों। आगे, कोविड-19 में डेथ हुए कर्मचारियों के घर में नौकरी दिया जाए, उनके वार्ड्स को, उनके बच्चों को या उनकी फैमिली को जो है नौकरी दिया जाए, ये भी मांग वहां रखी गई है। आगे दोस्तों, 65 साल में, 70 साल में, 75 साल की उम्र होने पर 5%, 10% और 15% पेंशन बढ़ोतरी किया जाए। जी हां, यह भी बड़ा मुद्दा है। और ये आपको बता दूं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा भी इस मुद्दे को हरी झंडी मिल चुकी है, मुहर लग चुकी है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की, लेकिन बावजूद इसके ये मुद्दा पेंडिंग है, जिस वजह से अभी ये माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात में मुद्दा उठाया जाएगा कि 65 साल, 70 साल और 75 साल में 5, 10 और 15% पेंशन की बढ़ोतरी हो। और भी कई सारे मुद्दे हैं। चलिए लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि 18 जून 2024 का है, जितेंद्र सिंह जो कि राज्य मंत्री हैं पेंशन मंत्रालय में, उनको भेजा गया है। इसके साथ साथ एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का भी लेटर भेजा गया है, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो जेसीएम से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और जेसीएम की स्थापना किस तरीके से हुई थी, किस तरीके से आज से 20 साल पहले जेसीएम के साथ प्रधानमंत्री जी की रूटीन मुलाकात होती थी, और किस तरीके से पेंशनर्स के और एम्प्लॉइज के मुद्दे जेसीएम द्वारा उठाए जाते थे और उसका निपटारा किया जाता था, वो सारी बातें इस लेटर में लिखी गई है। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा हुआ लेटर है। जेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने लिखा है, और यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण जिक्र। देखिए, जेसीएम की स्थापना 1966 में हुई थी, और साथ ही साथ आज से 2 डिकेड पहले यानी कि 20 साल पहले तक जो है जेसीएम की मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी से होती थी। अब उसको कंटिन्यू करने की मांग रखी गई है, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मीटिंग करने को लेकर के मांग रखी गई है। साथ ही साथ कुछ विषय, कुछ मुद्दे भी रखे गए हैं। सबसे पहला मुद्दा देखिए दोस्तों, 12 लाख जो वैकेंट पोस्ट हैं, जो खाली पोस्ट हैं, उनको भरने का मुद्दा है। उसका अगला मुद्दा जो है ओपीएस लागू करने का मुद्दा है। एनपीएस हटा के ओपीएस लागू किया जाए, ऐसा मुद्दा है। अगला मुद्दा है दोस्तों की जो डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसके विरोध में ये मुद्दा है दोस्तों। और अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है जो 5 नंबर सीरियल में आप देख पा रहे हैं, 8वां पे कमीशन को जल्दी से लागू किया जाए, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन ड्यू है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको कंस्टिट्यूट किया जाए, ऐसी मांग की गई है। अगला 6 नंबर में आप देख पा रहे हैं 18 महीने का डीएडीआर जो कि कोविड-19 के समय में फ्रीज किया गया था, उसको दिया जाए। 7 नंबर मुद्दा दोस्तों नेशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। कई सारे कोर्ट्स का आदेश आ चुका है, तो ऐसे में सरकार सभी वो पेंशनर्स
जो कि दिसंबर या तो जून में रिटायर हुए हैं, उनके लिए नेशनल इंक्रीमेंट लागू करे, ऐसी मांग रखी गई है। अगला 9 नंबर में मुद्दा देखिए दोस्तों, ग्रांट ऑफ कंपेशनेट अपॉइंटमेंट, जो कोविड-19 के समय जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी उनके घर वालों को जो है नौकरी दिया जाए कंपेशनेट ग्राउंड पर, यह मांग भी रखी गई है। अगला दोस्तों 10 नंबर पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से 12 साल करने को लेकर के मांगे दोस्तों। और आगे आप देखिए 11 नंबर में, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन को लागू करते हुए 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15% पेंशन का बढ़ोतरी किया जाए। यानी कि हर 5 साल में देखिए, हर 5 साल में 5% का पेंशन का बढ़ोतरी किया जाए, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिकमेंड कर दिया था। ये मांग रखी गई है 11 नंबर पॉइंट में। और 12 नंबर में दोस्तों, रिवीजन ऑफ इंश्योरेंस कवर को रिवीजन करने के लिए। और 13 नंबर में सीजीएचएस की फैसिलिटी हर जगह पर पहुंचाने के लिए। और यहाँ कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता ईसीएचएस की फैसिलिटी भी हर अंदरूनी जगहों पर भी, जहां जो रिमोट एरिया है वहां पर भी ईसीएचएस की फैसिलिटी होनी चाहिए, ऐसी मांग भी इससे मिलती जुलती मांगे दोस्तों। आगे दोस्तों, रिस्टोरेशन ऑफ रेलवे कंसेशन, ये भी महत्वपूर्ण जो है मांग है दोस्तों, क्योंकि रेलवे का जो कंसेशन कोविड-19 से पहले जो सीनियर सिटीजन को मिलता था वो अब नहीं मिलता है, तो उसको फिर से लागू किया जाए, फिर से उसको शुरू किया जाए, ऐसी मांग ये 14 नंबर पॉइंट में आप देख पा रहे हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों, अब यहां पर लिखा गया है कि मुलाकात का समय दें। Sir, these are all only a few issues, but very important issues which we have projected before your honor. The central government employees and pensioners are expecting a lot from your honor during your third tenure as Prime Minister of India. We are confident that you will personally look into all the above issues and direct the concerned authorities to settle these issues. आगे देखिए, सर, इन द पास्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू मीट द स्टाफ साइड ऑफ द नेशनल काउंसिल जेसीएम once in a while to understand the problems of the government employees who are ultimately the backbone and the driving force of the government. A delegation of the staff side of the National Council of JCM would like to meet you in person in the near future, awaiting for a favorable response from your honor. यानी कि दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के लिए कहा गया है। और अगर ये मुलाकात होती है तो ये बड़ी बात होगी दोस्तों, कि जिस तरीके के मुद्दे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस लेटर पे, उसी हिसाब से उन मुद्दों को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने फेस टू फेस जब रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं बड़े डिसीजंस भी हो सकते हैं। तो ये लेटर एक सामने आया दोस्तों, जो कि नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था। तो आप सबने देखा दोस्तों, महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात का समय मांगा गया है। अगर मुलाकात होती है तो ये बड़ी मुलाकात होगी और हमारे मुद्दे जो हैं सीधे फेस टू फेस माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखे जाएंगे। और इनमें से अगर ज्यादा से ज्यादा ना सही, कम से कम मुद्दे भी अगर मान लिए जाएं तो बड़ी बात होगी हम पेंशनर्स के लिए और जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।